जय जोहार, जय हिंद। आज हम सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज में करेंट अफेयर करेंगे अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल में हम लोग आज पॉलिटी का देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे और उसके आसपास जो क्वेश्चन आ सकता है वो देखेंगे। तो अगर हम लोग अप्रैल के बाद के देखें तो चल क्या रहा है, अप्रैल में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और वहां पे सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा इशू हो गया था कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का इशू हो गया था। और वो इसमें भी जो था कि जो पैसे का इशू था कि साउथ वाले जो स्टेट है ये बोल रहे हैं कि हम लोग इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, उसके बाद हम लोग में रिटर्न में हम लोग क्या मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था केंद्र और राज्य सरकार के बीच। तो अलग अलग मुद्दा चलते रहते हैं। तो इस टाइप के जो मुद्दा को बोलते हैं हम लोग फिजिकल फेडरलिज्म का प्रॉब्लम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग के में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच कैसे करके हम लोग का पैसा का यूज करना है, कौन सा एक संस्था होगा जो डिसाइड करेगा और कौन सा मंत्रालय है वो पैसा को देगा, डिस्पर्स करेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का उसी बिहाफ में। तो पहला ये क्वेश्चन है कि जो संविधान है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में आपको क्या दिया गया है कि अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो कर का विभाजन के बारे में विस्तृत में बताया गया है। तो हमको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच कर के बारे में डिफाइन करता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 270। और अगला एक आर्टिकल 280 भी आपको पता होगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। और क्यों न्यूज में रहता है, इसका भी कारण है क्योंकि ये है 280। आर्टिकल 280 किस चीज की बात करता है, वो है वित्त आयोग की बात करता है। 280 वित्त आयोग की बात करता है। और वित्त आयोग क्या करता है कि ये डिसाइड करता है और रिकमेंडेड करता है सरकार को कि केंद्र राज्य सरकार को कितना देना चाहिए। तो दोनों का जो वितरण का जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो वित्त आयोग देता है। किसको देता है, ये देता है वित्त मंत्रालय को। क्योंकि वित्त मंत्रालय क्या करता है, वो वो देता है राज्य सरकार को कितना को देना है। जैसे कि हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन में हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देना चाहिए। ये कौन बताया था, वित्त आयोग। बस रिकमेंडेड किया था, लेकिन काम केंद्र सरकार को करना रहता है। तो ऐसे आपको बताना कि जो 16वें जो नए अध्यक्ष बनाए हैं, ठीक है ना, वित्त आयोग के, उसका नाम क्या है। एक है एन के सिंह, दूसरा है अरविंद पनेगेरिया, तीसरा है अजय नारायण, चौथा है शक्तिकांत दास। तो आपको पता होगा कि जो एन के सिंह है वो पिछले जो 15वें वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे, तो ये गलत हो गया। दूसरा शक्तिकांत दास आपको पता है ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं, तो ये भी खत्म हो गए। अजय नारायण झा ये क्या थे कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी। अभी क्या आंसर हो जाएगा, अरविंद पनेगेरिया हो जाएगा। और अरविंद पनेगेरिया कौन है, तो आपको पता होगा अरविंद पनेगेरिया बने थे, आपको पता होगा 2015 में जब नीति आयोग बना था। तो नीति आयोग के क्या बने थे, ये वाइस चांसलर बने थे। और जो चांसलर क्या होता है, नीति आयोग के जो वाइस चांसलर कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। और नीति आयोग 2015 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हटा के बनाया गया था, वो था फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस जो प्लानिंग प्लानिंग को, ठीक है। अगला अगला प्रश्न ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो जब केंद्र को देता है तो कुछ मापदंड लेके देता है। तो वो कौन सा मापदंड इसमें से इनकरेक्ट है बताना है। तो अलग अलग मापदंड है, जैसे कि एरिया कितना है कौन सा स्टेट का, दूसरा क्या है कि वो पॉपुलेशन कितना है, तीसरा ये देखता है कि कितना है इनकम का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, इनकम। चौथा ये देखता है कि आपका वन संरक्षण में कैसे काम कर रहे हैं। तीसरा उसके बाद देखता है कि टैक्स को लेने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग वेटेज दिया गया और उसके हिसाब से रिकमेंडेड करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये 12% नहीं 10% देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगला जो प्रश्न ये है कि केंद्र और राज्य सरकार में जैसे अभी वित्त का विभाजन हुआ कर का, तो अलग अलग शक्ति भारत में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और जो विभाजित किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के, तो कुछ अनुसूची में लिस्ट बना के दिया गया है। तो वो कौन सा शेड्यूल बताता है, कौन सा अनुसूची बताता है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर होगा, राज्य सरकार के पास ये होगा, या फिर दोनों में कौन सा, दोनों में कौन एक्ट बना सकता है या फिर नियम बना सकता है। तो केंद्र सरकार जैसे कि आपका बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें तो केंद्र सरकार। राज्य सरकार जैसे कि लैंड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें ये बनाते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि जो अनुसूची है कौन से अनुसूची में डिवाइड होता है। तो ये जो बताते हैं वो 7th
ठीक है ना, 7 शेड्यूल में होते हैं। और हमको लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। 6 शेड्यूल में क्या है, एटीएम मशीन, ठीक है ना। ये क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल रीजन है उसके लिए विशेष प्रावधान करके बनाया गया है, ठीक है ना। 6 शेड्यूल, ठीक है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में 6 शेड्यूल में है। 8 शेड्यूल किस चीज की बात करता है, ये बात करता है जो हमारे भाषा के बारे में, 22 भाषा है उसके बारे में बताता है कौन से शेड्यूल भाषा है, ठीक है। 9 शेड्यूल आपके स्टेट सरकार कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, लैंड रिफॉर्म के लिए स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। अगला प्रश्न ये है कि एक था भारतीय सिविल सेवा दिवस, आपको पता है कि अप्रैल में कौन सा दिन को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को, 26 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या 15 अगस्त को, और क्यों मनाया जाता है ये भी बताया गया था। क्या 15 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए? नहीं, नहीं बनाया जाता है। दूसरा क्या, ये सरदार पटेल जी के एड्रेस जो दिए थे 21 अप्रैल को, क्योंकि 21 अप्रैल से पहले जो है हम ये सोच रहे थे कि इंडियन सिविल सर्विस को चेंज किया जाए क्या, फिर भारत बाद में डिसीजन लेते हैं कि नहीं नहीं करेंगे, ठीक है ना। और स्टील फ्रेम है उसको मैंडेट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और 26 अप्रैल को नहीं, ये नहीं है। लेबर डे 1 अप्रैल को, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल को होगा। और जो सरदार पटेल जी जब ऑनर करते हैं तो उसके लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि जो एक मिशन कर्मयोगी है, एक न्यूज में था मिशन कर्मयोगी, और वो किस लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सरकारी कर्मचारी को कौशल विकास करना, ठीक है। दूसरा, केवल आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण करना। तीसरा, सिविल सेवकों का, जैसे कि सिविल सेवकों में क्या आ जाता है, ऑल इंडिया सर्विस में आपके ऑल इंडिया से आईएएस आ गए, आईपीएस आ गए, ठीक है ना, आईएफएस आ गए, ठीक है ये, ठीक है। इनको इनकी क्षमता का निर्माण करना ताकि सार्वजनिक सेवा में अच्छे ढंग से दे सके, एफिशिएंट रहे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी ही हो जाएगा, ई गवर्नेंस के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, लोग, गवर्नमेंट लोगों तक रीच बढ़ते जा रही है और पॉपुलेशन का प्रेशर है, और तो इसी कारण क्या है कि समय समय पे हम लोग को ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जो वीवीपैट जो आप न्यूज सुन रहे होंगे, ठीक है ना, अप्रैल में बहुत ज्यादा था क्योंकि इलेक्शन था। कुछ लोग बोल रहे थे पॉलिटिकल पार्टी मशीन से नहीं बैलेट बॉक्स से कराओ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को टेक्निकल ग्लिच या धांधली अलग अलग चीज बोल रहे थे। तो एक जो है वीवीपैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में था कि वीवीपैट का हर एक का गिनती भी करना चाहिए साथ में। तो वो बताना इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट है, या फिर वोटर वैलिडेशन पेपर ऑडिट है, ट्रायल है, या फिर वोटिंग वेरिफिकेशन प्रिंट ऑडिट ट्रायल है, या फिर वोटर वेरिफिकेशन प्रिंट ऑडिट ट्रायल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल है, ठीक है ना, आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरा, जो वीवीपैट है सबसे पहले जो इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, तो ये बताया कि ये 2013 में नागालैंड में हुआ, ठीक है। दूसरा ये बता रहा है कि पहली बार 1989 में आम चुनाव में किया गया ईवीएम का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, जो वीवीपैट का जो पहली बार जो हम लोग केरला में करते हैं 2013 में, तो ये पहला गलत है। दूसरा क्या है कि जो ईवीएम का जो पहली बार भी हम लोग क्या है कि 1993 में करते हैं, 89 में ईवीएम का पहली बार व्यापक रूप में करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि जो है वेंडर्स लोग के लिए एक राइट टू लिवलीहुड वाला एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो जो वेंडर जो काम करते हैं, ठीक है ना, जो शहर में आपको दिखाएंगे ठेला लगाते हैं, तो उसके बारे में बताना है कि एक जो पीएम स्वनिधि स्कीम है तो वो क्या है, ठीक, और उसके में कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला जो नीचे से देखते हैं, क्या केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है क्या, नहीं, ये मोस्टली शहर के लिए है और केवल ग्रामीण के लिए नहीं है। दूसरा, ये स्कीम को डिजिटल प्रोत्साहन नहीं करता, भैया सबको डिजिटल में जाना है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, नहीं करता, ये करता है कौन, अर्बन अफेयर करता है, ठीक है ना, शहरी विकास मंत्री करते हैं, मंत्रालय करते हैं। हाँ, इसमें कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, 10,000 तक स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, कोविड के टाइम स्टार्ट किए थे। और इसको जो प्रमोट कौन कर रहा था, सिडबी कर रहा था। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, ये आपको देता है, गारंटी फंड देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। अब एक और ज्यादा न्यूज में था कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, और एक जो एक्रेडिशन करने वाला जो संस्था था, ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट इनिशिएटिव,
इसमें क्या है कि और भारत के जो स्थगित कर दिया था, कुछ कुछ चल रहा था न्यूज में, तो उसके अराउंड एक क्वेश्चन था। तो क्या भारत के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो ग्लोबल अलायंसेस है उन्हें बिना किसी आरक्षण के ए स्थिति की मान्यता प्राप्त है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है क्या? ठीक। दूसरा क्या है कि जो ये ग्लोबल अलायंसेस इंस्टीट्यूट ने विविधता, स्वतंत्रता, नागरिक समाज के सहयोग की चिंताओं के कारण इसका जो मान्यता है स्थगित कर दिया है, ये न्यूज में था। तीसरा क्या है कि ये पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है। और चौथा क्या है, भागीदारी के नहीं कर सकती, नहीं ये कुछ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा कुछ दिन के लिए इस साल भी हम लोग को स्थगित कर दिया गया है इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। और जैसे ह्यूमन राइट जो कमीशन जो होता है, क्या होता है कि सिविल सोसाइटी, सिविल लिबर्टी की बात करता है, उसके लिए बात करता है। तो और कहीं पे कुछ वायलेंस हो गया या फिर जो मानव जहाँ पे उल्लंघन होता है राइट्स की, तो वहां पे आता है। तो इसके बारे में बताना है कि इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। किसको नियुक्त करते हैं? केवल भारत के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर कोई भी रिटायर जज हो सकता है, या फिर कोई जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई भी हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले क्या होता था, ओनली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, तो अब लेकिन क्या हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फिर से न्यूज में था, चुनाव का माहौल चल रहा था और उसमें ये हो रहा था कि जो उम्मीदवार थे उनको आपको क्या बताना पड़ता है कि कितना आपका संपत्ति है, कैसे है। तो ये जो चुनाव के उम्मीदवारों को जो अपनी संपत्ति और लेन देन को दिखाना पड़ता है, ठीक है ना, खुलासा करने के लिए, ये जो है कौन से अधिनियम के थ्रू ये करने के लिए बाध्य किया गया है, ठीक है। तो कौन सा होगा? एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दूसरा चुनाव आयोग अधिनियम 1991, तीसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, या चौथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, ये अन्ना हजारे जी के कारण 2011 में लेके आए हुए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, दल बदल के लिए भी ये आसपास न्यूज में रहता है। जब वो शिवसेना वाला चल रहा था तब भी ये न्यूज में था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल में एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ था कि भारत ने चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया था। तो आपको बताना है कि ये चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर चाबहार पोर्ट अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, ये है आपके, क्या चाइना में है? क्या नहीं है भैया। पाकिस्तान में है? क्या नहीं है। ये ओमान में है? क्या नहीं है। ये है ईरान में है। तो ईरान में है चाबहार पोर्ट। तो इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए बताइए कि जो चाबहार पोर्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है तो देखेंगे तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान आ गया है। अब हम लोग ट्रेड कहाँ से लेके जाके करेंगे इधर, तो हम लोग के लिए क्या हो गया है, एक हम लोग को पासेस चाहिए जिसके थ्रू क्या होता है, एक बंदरगाह चाहिए, ठीक है ना। तो जिससे कि हम लोग जो सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, मध्य एशिया में जाकर ट्रेड कर सके बिना पाकिस्तान को बाईपास करके। तो इसी के लिए हम लोग चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीन के वेल की पहल का हिस्सा है? नहीं है भैया, हमारा है प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ओमान से ऑयल का तेल नहीं, ठीक है। ज्वाइंट भारत और नहीं, भारत खुद ही बना रहा है। अमेरिका और ईरान का तो आपको रिलेशन पता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना है क्योंकि पाकिस्तान से बाईपास चाहिए रहता है। तीसरा जो है चाबहार के बारे में ही और एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज है कि ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। कौन सा कथन सही है बताना है। क्या पाकिस्तान में लोकेटेड है? नहीं, पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है, क्योंकि अभी देखें हम लोग ये ईरान में लोकेटेड है। दूसरा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है? क्या नहीं है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। BRI प्रोजेक्ट के अंदर है ये, ठीक है। चौथा देखते हैं उसके बाद, चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है, ठीक है ना। इंडिया बना रहा है ताकि सेंट्रल एशिया से हम और अफगानिस्तान को रीच कर सकें, या बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओमान में नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न ये है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं, एक पॉलिसी है चाइना की, ठीक है ना, कि वो क्या है, भारत को घेर रहा है सब तरफ से, अलग अलग पोर्ट को वो कैप्चर करके, ठीक है ना, इंडिया के। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा जो अरब सागर में सीधी पहुंचता है, ठीक है ना, कौन सा पोर्ट है। तो अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे हम लोग ने कौन सा पोर्ट
है चाबहार पोर्ट है, जो भारत ने ईरान में डेवलप किया था। तो वैसे चाइना ने भी पाकिस्तान में एक डेवलप किया है, जो कि अभी जब पढ़े सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। और जो सीपेक क्या है, BRI, जो ब्रिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पुराना सिल्क रोड इनिशिएटिव है, उसका हिस्सा है। तो अब ये बताना है कि ये पाकिस्तान में जो एक पोर्ट बनाया है, जो अरब सागर, क्योंकि ये अरब सागर यहाँ पे है जो पहुंचाती है, तो कौन सा पोर्ट है? ठीक है, श्रीलंका का हम्बनटोटा है क्या? ठीक, हम्बनटोटा ये पोर्ट है, लेकिन क्या है कि अरब सागर में डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं यहाँ तक पूरा। दूसरा है चित्तागांव पोर्ट है एक। चित्तागांव पोर्ट आपका कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे बांग्लादेश में मिलेगा। ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा रही है। तो म्यांमार के ये पोर्ट है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। हमको पूछा है अरब सागर में जो पहुंचा रहा है वो कौन है? ग्वादर पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। ग्वादर पोर्ट जो बनाया है यहाँ पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के रीजन पे कौन बनाया है? पाकिस्तान बनाया, चीन बनाया है। तो आंसर हो जाएगा ग्वादर पोर्ट। अगला क्वेश्चन में यही देखते हैं कि ये जो हिंद महासागर में जो प्रमुख मार्ग में जो चीनी नियंत्रण का जो बंदरगाह श्रीलंका में जो बना है उसका नाम क्या है? श्रीलंका में भी उसने एक पोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? तो हम देखेंगे कि उसका नाम क्या है। क्या कोलंबो पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, ट्रैंकोमाला पोर्ट और ग्वाल बंदरगाह, ये सब न्यूज में थे, ठीक है ना, ये सब न्यूज में रहते ही हैं। तो हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना बना रहा है, ठीक है। भारत क्या है, कोलंबो पोर्ट में हिस्सेदारी लिया है, त्रिकोमाला में डिस्कस हो रहा था, और गाले पोर्ट भी आपका श्रीलंका में है। तो क्या है कि आप डेप्ट ट्रैप सुने होंगे जो श्रीलंका का जो हालत है, ठीक है। तो चाइना ने बंदरगाह कहाँ पे बनाया है? हम्बनटोटा ने बनाया है। अगला प्रश्न ये है कि जो बे ऑफ बंगाल में जो चाइना ने ट्रेड के लिए जो बे ऑफ बंगाल में बनाया है, ठीक है ना, अभी अरब सागर में देख रहे थे, बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? ठीक, अब बे ऑफ बंगाल में आप देखोगे तो ये सब जो जितने भी पोर्ट हैं आपका बांग्लादेश का है, ठीक है। मोंगला पोर्ट, कॉक्स बाजार बाजार पोर्ट, ठीक है ना, चित्तागांव पोर्ट और पायरा बंदरगाह, ठीक। तो ये वाला कॉक्स बाजार भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। रोहिंग्या क्राइसिस के बाद बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था ये, क्योंकि वहां से क्रॉस होके बांग्ला म्यांमार से कोक बाजार तक पहुंच जाते थे ये वाला पोर्ट पे। तो कौन सा बंदरगाह है जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है? तो ये कौन सा है? चित्तागांव पोर्ट, ठीक है ना। चित्तागांव बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जो आप अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो आप सूर्य सेन के बारे में समझेंगे, ठीक। अगला जो पोर्ट है, चाइना ने अपना पहला सैन्य जो अड्डा, जो विदेश सैन्य अड्डा है, वो कहाँ पे बनाया है? क्या पाकिस्तान का जो अभी पड़े ग्वादर पोर्ट में बनाया है? वो नहीं है। मलक्का, अरे तो मलक्का तो ड्राइलामा है, वहां पे तो चाइनीज नहीं अमेरिकन वो है, प्रेजेंस है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। म्यांमार में नहीं, ये क्या है? डिजिबुटी में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, वहां पे बनाया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिटवे पोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटवे पोर्ट ये कहाँ पे है और ये भारत के लिए क्यों महत्व है? जैसे कि अभी चाइना का देख रहे थे, अभी हमारा भी एक पोर्ट बना रहे हैं, आसपास भी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिटवे पोर्ट कहाँ है? क्या बांग्लादेश में है क्या, या फिर श्रीलंका में है क्या, मालदीव में है क्या, या फिर म्यांमार में है? अभी हम लोग ने देखा श्रीलंका के पोर्ट, उसमें तो नजर नहीं आया, बांग्लादेश के में नहीं, नजर नहीं आया। तो ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। और हम लोग बना रहे हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, भारत के जो वेस्ट बंगाल से हम लोग सिटवे पोर्ट जाएंगे, वहां से फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जो त्रिपुरा है, ठीक है ना, मिजोरम है, वहां जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डुम्फ पोर्ट, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है आपका डुम्फ पोर्ट? आपका कहाँ है? ऑप्शन में देखते हैं कि ओमान में भारतीय महासागर सुरक्षा के लिए भारत का नौसेना का अड्डा है। दूसरा, भारत को ओमान में दुम बंदरगाह पर रणनीतिक पहुंच प्राप्त है, और उससे हमारा जो समुद्र में स्थिति बढ़ा सकते हैं और चीन के प्रभाव को थोड़ा मुकाबला कर सकते हैं। तीसरा, मध्य पूर्व और यूरोप को निर्यात के लिए यह पूर्ण महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथा, डुम पोर्ट इज ज्वाइंट ऑपरेटेड इंडिया और यूए और इंडिया के, नहीं भैया, इंडिया है। तो इसका जो सही उत्तर है बी हो जाएगा, कि हाँ ये हमारे भारत के लिए ये पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में हो आ गया था, क्योंकि हम देखेंगे कि जो ओमान है यहाँ पे, ठीक है, अरब से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समुद्री जो लुटेरे हो गए या फिर जो पायरेसी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हम लोग ने वहां पे समझौता किया है।
न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है ICDRI। ICDRI क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिलीजियंस। दूसरा, इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, इंडियन काउंसिल फॉर डिजास्टर रिस्क इनिशिएटिव। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो इसको बताना कि फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है भारत ने स्टार्ट किया है, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस भारत का है, ठीक है, इनिशिएट किया था, वैसे ICDRI हमारा है। तो बहुत बार न्यूज में रहता है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम लोग इतना अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं कि जब भी कहीं पे भी डिजास्टर का कोई कुछ होता है तो हम तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो पहला जो है ये देखो, पहला रिस्पॉन्ड किए थे क्या? हाँ, अभी ऑपरेशन दोस्त हम लोग ने कब लॉन्च किया था और कौन से कंट्री के लिए लॉन्च किया था? ठीक है, नेपाल के लिए लॉन्च किया था क्या 2015 में, कि यमन के लिए लॉन्च किया था वहां पे जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, या फिर बांग्लादेश के लिए, रोहिंग्या के लिए स्टार्ट किया था? तो बहुत सारे ऑपरेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। ये हम लोग ने लॉन्च किया था टर्की और सीरिया में, जब पिछले साल जो अप्रैल के आसपास में हमारा जो भूकंप 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 आए थे, तो हम लोग ने इसका सहायता किया था। 2015 में हम लोग को लॉन्च किए थे अर्थक्वेक के लिए, इसका नाम है ऑपरेशन मैत्री है, मैत्री, ठीक है। उसके बाद रोहिंग्या के लिए हम लोग जो ऑपरेशन किए थे और यमन के लिए ऑपरेशन किए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसको हम लोग ने क्या बोला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ऑपरेशन करुणा, करुणा कहाँ के लिए लॉन्च किए थे? करुणा ये भी न्यूज में था, ठीक है ना, अप्रैल में। तो कहाँ के लिए लॉन्च किए थे? हम लोग ने लॉन्च किया था कहाँ पे? ये लॉन्च किया था हम लोग ने म्यांमार पे, ठीक है ना, जब वहां पे साइक्लोन आया था, तो ठीक है ना, करुणा लॉन्च किए थे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है ये है ऑपरेशन इंसानियत। ये बताना है कि ऑपरेशन इंसानियत किस देश के लोगों को मदद के लिए शुरू किया था? इंसानियत, ठीक, इंसानियत। सुनामी के लिए क्या 2004 में आया था? तो नहीं। अर्थक्वेक के लिए ये तो मैत्री हो गया, ठीक है ना। श्रीलंका के बाढ़ के लिए नहीं। तो ऑपरेशन हम लोग कौन सा इंसानियत कहाँ किसके लिए किया थे? ये बांग्लादेश के लिए, ठीक है ना, बांग्लादेश के रोहिंग्या जो शरणार्थी है उनके लिए किया था। तो ऐसे हम लोग ने खत्म किया 25 क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में। तो आपको ये जो PDF चाहिए होगा, तो आप स्कैन कर सकते हैं हमारे जो ज्ञान कोरिया के जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।